नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि यानी कि जिसमें हम लोग रखते हैं व्रत, और व्रत यानी कि संकल्प जिसको हम कहते हैं। तो संकल्प लीजिएगा आप लोग कि अगला वर्ष या इस वर्ष से लेकर के अगले वर्ष तक 2027 तक किसी भी तरीके से आप जो है किसी ना किसी परीक्षाओं में सफलता को अर्जित कर लें। और इसके लिए अपने आप को दृढ़ संकल्पित करना पड़ेगा। संकल्पित करना पड़ेगा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होने के लिए, और संकल्पित होना पड़ेगा आपको अपने आलस्य से दूर होने के लिए। तो एक डायरी बनाइएगा, उसमें लिखिएगा कि आपकी ये कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमको ये प्रयास करने हैं। और उसके लिए लगातार क्या करिए, आप प्रयास करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हां, अगर आज मैं व्रत हूं तो आने वाला वर्ष मेरा यह संकल्पित हो जाएगा आज के समय के लिए कि हां, मुझे किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को बहुत ही रेगुलर फॉर्म में करना है। यह तय कर लीजिए आज कि आपको डेली इतना पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। आपको अपनी स्टडी करनी है, किसी भी हाल में करनी है, यह आप एकदम से क्लियर कर लीजिए। तो जब आप इस मनोभाव से जब आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतर कदम उठा पाएंगे अपने लिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का हमारा पहला चीज क्या है। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताइए, हेल्थ एंड वेलनेस सम्मेलन 2026 में समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ के तहत किन पहलुओं पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर कई सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अर्जेंटीना की औपचारिक वापसी की घोषणा अभी हाल ही में अर्जेंटीना के द्वारा कर दी गई है। आप जानते होंगे WHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इससे जो है अमेरिका भी हाल ही में अपने आपको इसने बैक पर कर लिया था कि भैया हम तो इससे बाहर हो रहे हैं। और अब जो फिलहाल के लिए अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर होने की औपचारिक घोषणा कर दी है। 17 मार्च 2026 को अर्जेंटीना WHO से औपचारिक रूप से अलग हो गया है। फाइनली अलग हो गया। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री कौन है? पाब्लो क्रेविनो ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वियना संधि के प्रावधानों के तहत 1 साल की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद यह वापसी प्रभावी हो गई है। तो अब आप एक काम कीजिएगा कि ये जो वियना जो कन्वेंशन है अपने आप में, ठीक है, ये वियना संधि आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूं। चाहता तो मैं लगे हाथ आपको मैं लिख देता कि वियना संधि क्या होती है, लेकिन नहीं, जब आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो वियना संधि यानी कि टास्क नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है। एक बात। दूसरा, WHO के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे भी आप लोग HO का एग्जाम देंगे, लेखपाल का एग्जाम देंगे और बाकी कई सारे एग्जाम देंगे, तो उन सभी एग्जाम में आपके लिए क्या रहेगा, उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए। 5 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइल। ठीक है, जेवियर माइल के निर्देश पर सरकार के प्रवक्ता मैनुअल अडानी ने पहली बार WHO से अलग होने के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। उसके बाद 17 मार्च 2024-25 को यहां पर एक संयुक्त जो है बयान जारी करके महासचिव, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक औपचारिक नोट भेज करके WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की आधिकारिक सूचना दी। ठीक है, तो ये कई सारा जो है सिनेरियो यहां पर लिखा गया अल्टीमेटली। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय संधियों पर वियना कन्वेंशन के अनुसार अधिसूचना के ठीक 1 वर्ष बाद यह वापसी कानूनी रूप से लागू हो गई है। आप जानते होंगे WHO पर अमेरिका के द्वारा कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, खासकर कोरोना के टाइम में, कि भाई कोरोना के पीरियड में WHO ने सही जानकारी नहीं दी और इसके रोकने के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठा पाया। और इसके साथ साथ में अमेरिका ने WHO पर अपने द्वारा दी गई फंडिंग का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया कि हम पैसा बहुत देते हैं लेकिन ऐसा काम नहीं करता है वो। तो ऐसे कई सारे आरोप पर प्रत्यारोप के बीच में अमेरिका बाहर हो गया था, और इसी से मिलते जुलते कुछ कारणों की वजह से अर्जेंटीना भी अब क्या हो गया है, बाहर हो गया इससे। ठीक है, चलिए। सेम वही बात जो मैंने आपको बताया अभी वहां पर। ठीक है, राष्ट्रपति माइल ने इसके पूर्व लॉकडाउन को अनावश्यक रूप से लंबा और नुकसानदायक भी बताया था अपने आप पे। तो ये सारी जो है नाराजगियां थी लोगों की, अलग अलग देशों की, और इससे WHO से बाहर हो गया। अर्जेंटीना का तर्क है कि यह निर्णय देश को अपनी भौगोलिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने का लचीलापन प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अर्जेंटीना का यह कदम अमेरिका के रुख के अनुरूप है। गौरतलब है कि जनवरी 2025 में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने भी WHO से वापसी कर ली थी। ठीक है, WHO से हटने के बावजूद अर्जेंटीना ने स्पष्ट किया है कि वह वैश्विक स्वास्थ्य से पूरी तरीके से अलग नहीं हो रहा है। इसके बजाय देश अब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के द्विपक्षीय समझौतों और क्षेत्रीय मंचों पर उपयोग करेगा अपने आप पे। यानी कि WHO से तो हट गया अर्जेंटीना, लेकिन हाँ अपने लेवल पर वो जरूर इंटरनेशनल लेवल पर वो लोगों के लिए काम करेगा, यानी कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करेगा। ठीक, चलिए अब आप बताइए प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने से अर्जेंटीना की वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अर्जेंटीना ने वियना संधि के प्रावधानों के तहत संयुक्त राष्ट्र को अधिसूचना देने के बाद 1 वर्ष बाद 17 मार्च 2026 को औपचारिक रूप से WHO छोड़ दिया है। ठीक है, अर्जेंटीना का यह निर्णय मुख्य रूप से WHO द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रबंधन से असहमति और राष्ट्रीय समरूपता की रक्षा पर आधारित है। ठीक है, अर्जेंटीना WHO से हटने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नहीं भाई साहब, सही है क्या? नहीं, इसके पहले तो अमेरिका भी जो था, दूसरा देश अपने आप एक तरीके से कहेंगे तो, है ना। चलिए, तो ये रॉन्ग है अपने आप में, और पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कहां पर है? ए वाले में ऑप्शन में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, बाराबंकी बहराइच 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 927 परियोजना को भी हाल ही में मंजूरी मिल गई है। जो लोग बहराइच के रहने वाले होंगे, खासकर श्रावस्ती, भिनगा और अन्य नेपाल बॉर्डर पर जो रहने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि देश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे बनाए जाने की बात इसको लेकर कही गई थी। अब डिजिटल हाईवे होगा कि नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन हाँ 4 लेन हाईवे को लेकर के जो है सहमति दी गई है। बड़ी विडंबना है, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बहराइच जिले के जो खासकर सांसद और विधायक जी लोग हैं, मुझे लगता है कि उनके कार्यों में अभी उतनी प्रगति हुई नहीं है अपने आप पे, है ना। बहुत, क्योंकि वहां पे सांसद भी हैं अच्छे खासे। ठीक है, गोंडा से एक खास सांसद हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है कैसरगंज सांसद जानते होंगे। ठीक है, अक्षयवर लाल गौड़ जी भी है, बीजेपी से हैं, और कई सारे नेता वहां पर अच्छे खासे बहराइच के हैं। लेकिन मुझे लगता है उन नेताओं ने, खासकर बीजेपी से रिलेटेड हैं, बावजूद इसके जो है कार्य करने में कोताही बहुत बरती है। बस स्टाफ की समस्या अपने आप में, ट्रैफिक की समस्या अपने आप में, नाली और सड़कों की समस्या, ये बड़ी समस्या अपने आप में बहराइच क्षेत्र की रही है। और इतने वर्षों के बावजूद भी जो है 4 लेन की सुविधाएं जो है नहीं दे पाए थे। चाहे बात गोंडा बहराइच हाईवे की कर ली जाए या फिर बहराइच और लखनऊ की बात कर ली जाए, तो ये हालांकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको लेकर के मंजूरी प्रदान कर दी है। अब सांसद लोग हाथ खड़े कर देंगे, मेरे कहने पर हुआ, आप कहने पर नहीं हुआ है बॉस। ठीक है, ये पीएम की योजनाओं के अंतर्गत किया गया है। अपने हाथ खड़े करने का मतलब नहीं है। अगर मेरा वीडियो बहराइच निवासी का कोई छात्र देख रहा है तो अपने सांसदों विधायकों को बताइएगा बॉस काम कर ले, उनकी छवि धूमिल हो जाती है। ठीक है, अब बीजेपी हमेशा जीत जाएगी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पार्टी से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, पार्टी विचारधारा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे भी किसी भी पार्टी के रखने पर, चाहे वो कोई पार्टी वाले लोग हो, है ना। अब आप कहेंगे सर आप पॉलिटिक्स कर रहे, नहीं, देश का विकास, क्योंकि उस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां की समस्याएं क्या रही हैं मैं उससे रूबरू हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। खैर, ये जो हाईवे अपने आप में आया है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, क्या इसकी डिस्टेंस है? हाईवे का नंबर आपसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, NH 927। ठीक है, NH 927 इसका नाम है, और ये 4 लेन हाईवे बन जाएगा। इससे जो है ये अभी हाल ही में पीएम की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के निर्माण को जो है मंजूरी दी है। यह परियोजना अवसंरचना विकास और सीमा पार व्यापार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नेपाल बॉर्डर में जो भी रहने वाले लोग हैं, इससे एक बड़ी कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। लागत और लंबाई, इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो है यहां पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 101.515 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहेगा, और ये बाराबंकी से बनेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से अगर बहराइच को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये कुछ ऐसे है। लखनऊ बहराइच अगर देखेंगे तो ये ऐसे करके रास्ता ऐसे कट जाता है बहराइच के लिए। यहां तक का जो रास्ता दिखाई देगा आपको, यहां तक का ये फैजाबाद हाईवे रहेगा।
लखनऊ टू फैजाबाद हाईवे, यहां से बहराइच के लिए रास्ता कट जाता है बाराबंकी से, बाराबंकी बाईपास से। तो बाराबंकी से लेकर के ये 101.515 जो है 101.515 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है बहराइच का रहेगा अपने यहाँ पे, ठीक है। ये फैजाबाद और लखनऊ हाईवे रहेगा और इसी से कटता हुआ फिर बहराइच रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बहराइच पर फिर यहां से कनेक्टिविटी हो जाएगी किसकी, नेपाल बॉर्डर की, ठीक है, आसाम रोड होते हुए, ठीक है। चलिए, बाकी बीच में इसके अंडरपास बनेंगे जहां जहां पर ट्रैफिक एरिया है, जैसे पकरपुर हो गया, केसरगंज हो गया, जरवल रोड हो गया, यहां पर क्या बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा, अंडरपास बनेगा अपने आप में, है ना, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया सके। इस राजमार्ग का विकास हाइब्रिड एंड एन्युटी मॉडल के तहत किया जाएगा, यानी यह सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बेस्ड रहेगा, जिसमें 40% लागत सरकार द्वारा और 60% लागत जो है निजी डेवलपर के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसीलिए यह हाईवे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, ठीक है। यह अपग्रेड कॉरिडोर 3 आर्थिक केंद्रों, 2 सामाजिक केंद्रों, 12 लॉजिस्टिक केंद्रों को जोड़ेगा। यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक नोड्स को मजबूत करेगा। इससे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, नेपाल, रुपईडीहा के लोगों के लिए एक बड़ा आसान रास्ता हो जाएगा। चलिए, अभी इस रोड पर बड़ा लंबा हाईवे जो है लंबा जाम लगता है। यह राजमार्ग भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिए एक अहम कॉरिडोर बनेगा। नेपालगंज सीमा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होने से सीमा पर वाणिज्यिक, कृषि, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्र निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बहुत प्रकार का इसमें जो है लाभ मिलेगा और पूरे यात्रा का समय घट करके 1 घंटा हो जाएगा लगभग। ये अभी लगभग जो है अवध बस स्टॉप से लेकर के बहराइच पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का। लेकिन अगर ये हाईवे बन जाता तो डिस्टेंस लगभग जो है अवध बस स्टॉप से बहराइच तक की दूरी 1 घंटे हो जाएगी, मात्र 1.25 घंटे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, बस मैक्सिमम। चलिए, ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। अब बताइए आप लोग प्रश्न, ठीक है। हाल ही में स्वीकृत बाराबंकी बहराइच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। इस परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत किया जाएगा। यह राजमार्ग विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देगा। बताइए क्या हो जाएगा। यह राजमार्ग विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश नहीं भाई साहब, नेपाल होगा, ठीक है, नेपाल। ये क्या है, रॉन्ग है, ये सही है, केवल एक सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन और संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बोलते हैं ना, ये संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात और, मैं आपको टास्क नंबर 2 देता हूं। जो प्रमुख संसदीय समितियां होती, संसदीय समितियां, यहां से बहुत प्रश्न बनता है, संसदीय समितियां, इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी समितियां जो संसद की होती हैं उनके बारे में बहुत प्रश्न आता है, इसलिए ये आपका टास्क नंबर 2 है। इसको आप क्या कीजिएगा, लगे हाथ आज क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। देखो भाई साहब, अगर टास्क पूरा करते चलेंगे, यकीन मानिएगा कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। टास्क वास्क को कोई होमवर्क नहीं देता है। अब आप लोग की होमवर्क करने वाली हैबिट तो छूट गई है, पहले करते थे अब नहीं करते हैं, लेकिन मैं देता हूं कि भाई नहीं करना है आपको काम। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको कर लिया करिए और होमवर्क कर लिया करिए, बहुत बड़े स्तर का फायदा आपको मिलेगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से समेत विधेयकों की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को विस्तृत कर दिया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है, ठीक है। प्रमुख तथ्य एवं घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो कार्यकाल का विस्तार का प्रस्ताव, यानी कि समिति के अध्यक्ष कौन है, श्री पीपी चौधरी। अब यही प्रश्न सीधे पूछ लेगा कि ये समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन है, आप कहेंगे सर पीपी चौधरी हैं, ने लोकसभा में संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने जो है क्या कर दिया, ध्वनिमत से इसको पारित कर दिया। समहित विधेयक, यह समिति मुख्य रूप से 2 प्रमुख विधेयकों की जांच कर रही है। नंबर 1, कौन सी समिति, कौन सा विधेयक, संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024, ठीक है, एक इसकी जांच कर रही है और एक कर रही है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024, यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से इन विधेयकों को दिसंबर 2024 में संसद में पेश किया गया था, ठीक है। व्यापक विचार विमर्श और गहन जांच के लिए इन्हें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को के पास भेजा गया था। तो अब इस पर जो है जांच चल रही है,
इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या डिसीजन आता है अल्टीमेटली। ठीक है, चलिए समिति की संरचना। इस संयुक्त संसदीय समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, कानूनी विशेषज्ञों और पूर्व चुनाव अधिकारियों से परामर्श करने का कार्य सौंपा गया, ताकि एक सर्वमान्य और संवैधानिक रूप से वैध रिपोर्ट तैयार की जा सके। क्या इसका उद्देश्य रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली का मुख्य उद्देश्य देश भर में लोकसभा यानी संसद के निचले सदन और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ जो है कराना है। ठीक है, तो इसके माध्यम से बार बार होने वाले चुनाव के कारण सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा, लोगों का जो टाइम लगा रहता है इसमें वो कम होगा और योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित हो पाएंगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर निबंध भी लिखने के लिए आता है आपके एग्जाम में, तो आप उसको भी क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग इस पर उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए ऑप्शन अर्जुन राम मेघवाल, बी ऑप्शन पीपी चौधरी, सी ऑप्शन ओम बिरला, डी ऑप्शन आपका राजीव कुमार। ठीक है, हो जाएगा आपका पीपी चौधरी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान है। चलिए भारत श्रीलंका पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन लिंक परियोजना अभी चर्चाओं में रही है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीलंका सरकार ने अपने उत्तरी भाग में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड से जोड़ने के लिए एक प्रमुख बिजली ट्रांसमिशन लिंक निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत और श्रीलंका के एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो ये खास पॉइंट है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। क्या इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं? तो इस ट्रांसमिशन लिंक के निर्माण को ठेका भारत की ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड और श्रीलंका की हेलेज फंड्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को प्रदान किया गया है। श्रीलंका के कैबिनेट प्रवक्ता नीलिंदा जातिस्वा द्वारा इसकी आधिकारिक स्वीकृति दी गई है। ठीक है, यह ट्रांसमिशन लाइन श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थापित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य मन्नार ग्रिड सब स्टेशन को मुल्लीकुलम ग्रिड सब स्टेशन से जोड़ना है। यह इसकी भौगोलिक जो कनेक्टिविटी है वो रहेगी। तो पूछ सकता है एग्जाम में, इस परियोजना के तहत 28 किलोमीटर लंबी और 220 किलोवाट क्षमता वाली एक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक बड़ा स्तर का पैसा भी लगेगा। यह अवसंरचना विकास श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली पवन ऊर्जा को मुख्य राष्ट्रीय ग्रिड तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यह भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को भी रेखांकित करता है, जो क्षेत्र के ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप जानते होंगे लगातार सरकारें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर काम कर रही हैं और इस प्रकार की योजनाओं में हमारा नेपाल के साथ कई सारा समझौता ज्ञापन पर साइन ऑलरेडी पहले से किया गया है। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग, भारत श्रीलंका संयुक्त उपक्रम द्वारा निर्मित की जाने वाली 220 किलोवाट क्षमता की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन किन दो प्रमुख ग्रिड सब स्टेशनों को जोड़ेगी? अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, कोलंबो ग्रिड को जाफना ग्रिड से, या फिर मन्नार ग्रिड सब स्टेशन को मुल्लीकुलम ग्रिड सब स्टेशन से, या त्रिंकोमाली ग्रिड को अनुराधापुर ग्रिड से, या फिर हम्बनटोटा ग्रिड को कैंडी ग्रिड से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बी। चलो, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों, अनुसंधान और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य 23 प्रमुख शैक्षिक संस्थानों को क्वांटम लैब स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और यह बहुत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। यह पहल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है, का हिस्सा है, जिसे भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसर के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए शुरू किया गया है। ये प्रयोगशालाएं क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित उन्नत शोध के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। ठीक है, तो ये एक खास पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कितने प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने की बात कही गई है? बताओ, ऑप्शन है आपके सामने 18, 21, 23, 25। 23 संस्थानों में है ना, 23। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए, एकीकृत एक्वा पार्क, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत वाले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में मछली पालन को आधुनिक बनाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर को प्रदान करना है। यह पार्क अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होगा जो नीली क्रांति को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि यह निवेश विशेष रूप से अनंतनाग के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये खास पॉइंट है आपके लिए। अब बन जाएगा प्रश्न पर, छोटे छोटे प्रश्न लास्ट वाले हमारे, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी दी है? भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू। अब बताओ क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर आसान ही है, कोई बहुत कठिन नहीं कि बहुत कठिन है, सिंपल सी बात है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा बी, अनंतनाग, है ना। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फल मक्खियों की दो नई प्रजातियां अभी हाल में खोजी गई हैं। कीट वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के हिमालय की तलहटी में फल मक्खियों की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं, जिनका नाम जो है आपके सामने यहां पर लिखा गया है। एसिडोक्सेंथा पैराटोटोफ्लोवा और हेमिलिया सुनेरिया हैं। ठीक है, ये दरअसल क्या है, अपने आप में मध्यम आकार की हरे पीले रंग की मक्खी है, जिसके वक्ष पर 4 काली धारियां और पेट पर बड़े काले धब्बे यहां पर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो फल मक्खियों की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। तितलियों की नई प्रजातियां खोजने पर ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, इस प्रजाति के नर शरीर में हुक जैसी विशिष्ट संरचनाएं भी होती हैं जो इसकी पहचान में मदद करती हैं। हेमिलिया सोनेरिया लाल भूरे रंग की फल मक्खी है, जिसके शरीर पर काले रंग के उभरे हुए बिंदु होते हैं। इसके पंखों का पैटर्न अनोखा होता है। इसके गहरे रंग के पंख वाले हिस्से में एक ही स्पष्ट खिड़की होती है, जबकि इसकी संबंधित प्रजातियों में आमतौर पर 2 ऐसी खिड़कियां होती है, मतलब पारदर्शी खांचा होता है। इस खोज से भारत की कीट जैविकता में वृद्धि हुई है और फल मक्खियों के वर्गीकरण से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान में भी इजाफा हुआ है। तो 2 नई मक्खियों की प्रजाति अभी हाल में खोजी गई है, इससे कीट वाला जो हमारा एरिया वो बढ़ गया है। चलिए, फल मक्खियों की 2 नई प्रजातियां जिनका नाम यहां पर लिखा हुआ है, और ये हैं किस राज्य में खोजी गई हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कहां पर खोजी गई हैं बताओ? ये देखो यहां पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, है ना। बस अब कहां पर हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला? ये देखिए, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से, कई सारी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ह्यूमन मेटापेनोमोरियस वायरस यानी कि HMPV। ठीक है, ह्यूमन मेटापेनोमो वायरस HMPV एक अत्यंत संक्रामक श्वसन वायरस है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर तेजी से फैल रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका HO में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, यह जो है पेन्यूमो वायरडी परिवार से रिलेटेड है, जिसमें रिस्पिरेटरी, ठीक है, और सैनिट्रियल वायरस RSV भी शामिल है। यह मुख्य रूप से सामान्य सर्दी जुकाम जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण बनता है अपने आप पे। ठीक है, यह वायरस खांसने और छींकने से हवा के जरिए नजदीकी व्यक्ति के संपर्क में और दूसरी सतहों को छूने के बाद अपने चेहरे को छूने से फैल जाता है। इसके सामान्य लक्षणों में आपका खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में दिक्कत, तकलीफ शामिल है। गंभीर मामलों में यह ब्रोंकाइटिस निमोनिया का रूप ले सकता है। इसके लिए कोई टीका या विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। इसका उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को नियंत्रित करने और जटिलता को रोकने पर क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ भैया, प्रश्न पर आ जाओ आपके। ये HMPV हाल ही में किस देश के पश्चिमी तट पर तेजी से फैल रहा है? कनाडा के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के या फिर यूनाइटेड किंगडम के? अभी हमने आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आपके लिए प्रश्न छोटा सा है कि भाई बताओ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके प्लीज उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं
ठीक है। नैतिक मूल्यों में आपका सदाचार, परिश्रम, दया, करुणा, सहानुभूति, ईमानदारी, इन सब के मूल्यों को बढ़ाने में परिवार की क्या रोल होता है, फैमिली का रोल क्या होता है, वही आपको स्पष्ट करना है। एथिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की अलग अलग भूमिका होती है, लेकिन मैंने केवल परिवार की भूमिका के बारे में पूछा आपसे, ठीक है। बताइएगा इसको आप लोग। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक भागीदारी भारत में समग्र स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सबसे प्रभावी साधन है। हाल ही में शुरू की गई स्वास्थ्य चौपाल जैसी पहलों के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, है ना। ये शुरू किया गया था पहल, इसके बारे में आपको मैंने कल बताया था। तो प्रस्ताव हम क्या लिखेंगे कि स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में उपचारात्मक मॉडल के बजाय निवारक और सामुदायिक मॉडल अधिक प्रभावी सिद्ध होता है, क्योंकि यह जमीनी स्तर पर जागरूकता, शुरुआती पहचान और व्यवहार परिवर्तन पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है, केंद्रित होता है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, निवारक स्वास्थ्य देखभाल का महत्व। निवारक उपाय रोगों के बोझ को कम करते हैं, इससे स्वास्थ्य व्यय घटता है और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होता है। हाल की योजनाएं जैसे कि महिला एवं परिवार स्वास्थ्य अभियान में स्क्रीनिंग, पोषण, टीकाकरण, जागरूकता पर जोर दिया गया है। यह मॉडल बीमार होने से पहले रोकथाम पर आधारित है, जो दीर्घकालिक रूप से क्या है, अधिक टिकाऊ हो जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये खास बात है। सामुदायिक भागीदारी का महत्व। समुदाय की भागीदारी से विश्वास और स्वीकार्यता बढ़ती है। स्थानीय कार्यकर्ता जैसे कि आशा, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूरल हेल्थ प्रोजेक्ट, इसमें गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, मातृ शिशु देखभाल में सुधार किया गया। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से शिशु मृत्यु दर में कमी जैसे सकारात्मक परिणाम इसमें देखे गए, ठीक है। स्वास्थ्य चौपाल जिसे पहले एक विश्लेषण, अब इसका एक विश्लेषण कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, गांव मोहल्ला स्तर पर खुले संवाद मंच स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य जांच, परामर्श, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकारी योजनाओं जैसे इनकी जानकारी दी जाएगी और पोषण, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी, ठीक है। सकारात्मक पहलू, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि दूर दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं। इससे बिहेवियर चेंज करने का प्रयास किया जाएगा जागरूकता के माध्यम से। कैंसर, एनीमिया, टीबी जैसी बीमारियों की समर्थ पहचान की जाएगी, ठीक है। समग्र दृष्टिकोण के अंदर यानी कि देखेंगे तो शारीरिक प्लस मानसिक प्लस सामाजिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और कैंप भी समुदाय आधारित सेवाओं से लाखों लोगों तक हम पहुंच बना रहे हैं, ठीक है। हालांकि यह मॉडल प्रभावी है, कुछ सीमाएं भी हैं इसकी। स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी, अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। जागरूकता के बाद भी उपचार सुविधाएं सीमित हैं। गुणवत्ता की समस्या है, कई जगह सेवाओं की गुणवत्ता में कमी है। मानव संसाधन की कमी, यानी कि प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। व्यवहार परिवर्तन में समय, यानी कि सामाजिक मान्यताओं के कारण धीमे प्रगति होती है। और डिजिटल स्वच्छता की अभी क्या है, कमी है अपने यहाँ पे। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य चौपाल अपने यहाँ पे एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। समग्र मूल्यांकन की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर उसके सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। और अंततः निष्कर्ष की अगर बात करें तो स्वास्थ्य चौपाल जैसे पहले यह साबित करते हैं कि भारत में समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक भागीदारी ही है। हालांकि इन पहलों को संरचनात्मक सुधार, संसाधन वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के साथ जोड़ना आवश्यक है, तभी यह मॉडल पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। तो ये कल के प्रश्न का उत्तर है। बाकी जो मैंने आज आपको प्रश्न दिया है इसको भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, और आप चाहें तो इस प्रश्न को लिख करके आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी मैं सूचना दे दूं, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए हमारे कोर्सेज पे ऑफर चल रहे हैं, उनका आप फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए इन सब जगहों को देखते हुए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921 पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच।
अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।